हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 की चैप्टर फर्स्ट की आगे की वीडियो शुरू करेंगे, जिसमें हमने आपको पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के बारे में पढ़ाया था। आज उसी कड़ी में आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। वो चेंजिंग जो होते हैं वो किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं। तो आइए हम लोग आज स्टडी करें कि रासायनिक संयोग के नियम में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन किस सिद्धांत पर कैसे आधारित होते हैं। तो उसमें जब हम रासायनिक संयोग के नियम का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन हम उनके मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर, अर्थात यूँ कह लीजिए कि जो भी हम रासायनिक संयोग के नियम का अध्ययन करेंगे वह किसी न किसी नियम पर आधारित होंगे, जिसमें हम लोग पहला नियम अध्ययन करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम में हम लोग देखेंगे कि पहला जो नियम है, जिसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। कुछ ऐसे हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे जिससे आप कहेंगे कि हाँ, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो देखा जाए, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में नियम का सबसे पहले जो स्टडी किया गया था, जो बताया गया था, वो 1789 ईस्वी में फ्रांस के रसायनज्ञ लेवासिए के द्वारा। फ्रांस के रसायनज्ञ लेवासिए ने 1789 ईस्वी में ये बताया कि जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं मात्रात्मक भागों में, मतलब मात्रा उसकी कितनी पहले थी क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद कितनी मात्रा है, उसका अध्ययन सबसे पहले 1789 ईस्वी में लेवासिए के द्वारा किया गया था, जो कहाँ का था, फ्रांस का था। इनके अनुसार ये बताया गया कि अभिक्रिया कारक जो होते हैं, अभिक्रिया कारक अभिक्रिया से पूर्व जितना द्रव्यमान लिए है अभिक्रिया करने के बाद उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। तो जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके पहले आप लोगों को क्लास 10th में, क्लास 9th में बताया गया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार जो अक्रिया कारक होते हैं, जो क्रियाकारी पदार्थ होते हैं, जितना द्रव्यमान पहले होता है उतना ही द्रव्यमान अक्रिया करने के बाद भी होता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, जो 1789 ईस्वी में लेवासिए के द्वारा दिया गया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक लैंडोल्ट, कौन, वैज्ञानिक लैंडोल्ट, इन्होंने क्या किया कि लैंडोल्ट ट्यूब लिया जिसमें 2 विलेनों को रखा, एक सोडियम क्लोराइड और एक AgNO3। फिर दोनों को लैंडोल्ट ट्यूब या लैंडोल्ट ट्यूब जो होती है वो हाइड्रोजन की तरह होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, जब लैंडोल्ट ट्यूब में, ये लैंडोल्ट ट्यूब है, लैंडोल्ट ने ही लिया था अपने ही नाम पर इसको, उसने कहा कि लैंडोल्ट ट्यूब। तो लैंडोल्ट ट्यूब में 2 मिक्सचर लिए, एक जेली विलियन सोडियम क्लोराइड का लिया और दूसरा जेली विलियन जो है सिल्वर नाइट्रेट का लिया। तो दोनों को जब एक इस लैंडोल्ट ट्यूब में रखा, फिर इसके बाद इसको माप किया, इसका तौल किया, तो पाया ये कि जितना इधर आपका अगर NaCl है
तो इधर भी आपका उतना ही क्या रहेगा, AgNO3 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जितना भाग इधर रहता है ये दोनों जब मिक्स होता है तो आपका यहाँ पे एक मान लीजिए AgCl बना और दूसरा जो बना आपका NaNO3, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड। तो कहने का मतलब जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिये के द्वारा बताया गया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जितना उत्पाद प्राप्त हुआ उसका द्रव्यमान और अभिक्रिया से पूर्व जितना पदार्थ लिया गया था उसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम इसको अगर जोड़ेंगे, इसका जो द्रव्यमान आएगा वही द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद भी रहेगा। तो इस तरीके से ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये रासायनिक परिवर्तन के दौरान अभिक्रिया के मात्रात्मक की गणना का पता करता है या गणना कर बताता है। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड तथा 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। सिद्ध कीजिए कि आंकड़े द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी अमाउंट आपको दी गई है, कितना दी गई है, 100 ग्राम दी गई है। इसके बाद इसको जो जलाया गया, इसको विघटित किया गया तो ये प्राप्त हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा बता रहा है कि ये 56 प्राप्त है और CO2 जो है 44 प्राप्त है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सिंपल है, 56 44 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 दिया गया। तो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद दोनों का द्रव्यमान इक्वल है, तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। ओके, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वो है स्थिर अनुपात का नियम। किसका? स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात के नियम में हम लोग जैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अध्ययन किए वैसे स्थिर अनुपात का नियम भी हम लोग देखेंगे। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है 1779 ईस्वी में, किसमें, 1799 में साइंटिस्ट नेम है प्राउस्ट। कौन? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने ये बताया कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में, आइए हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका ये है उदाहरण कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड विलयन को कितने ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाए कि 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड व 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हो सके, यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य हो तो कैसे। कहने का मतलब हमको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए। किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई गई। तो हम लोग पाए, क्या पाए भाई? सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट। ठीक, ये पाया गया। अब क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा कितनी है, इसको आपको निकालना है। तो जब मात्रा निकालना होता है तो उसको हम मान लेंगे क्या, x मान लें। क्या मान लें? x ग्राम। ठीक, इसके बाद सोडियम क्लोराइड की मात्रा दी गई है 5.85 ग्राम और सिल्वर क्लोराइड की मात्रा दी गई है 14.35 ग्राम। इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा दी गई है,
सोडियम नाइट्रेट की मात्रा दी गई है 8.5 ग्राम। अब आपको सत्यापित करना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है या नहीं है, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि नहीं है, ये हम सत्यापित करेंगे। और उसमें यक्स की कितनी मात्रा होगी। तो आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये जानते हैं कि जितनी मात्रा पहले होती है उतनी मात्रा बाद में होनी चाहिए, तभी आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। तो आइए, बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, इसको हमने बताया कि अपक्रिया से पूर्व जो द्रव्यमान होता है उसको आप ऐड कर लो, फिर अपक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है उसको आप ऐड कर लो। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये देखते हैं x प्लस 5.85 इक्वल टू 14.3.5 प्लस 8.5। अब इधर का इधर, इधर का इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5.85 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14.35 प्लस 8.50 मान लीजिए। ओके, अब इसको आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 5, 3 और 5 कितना जाएगा 8.8 और 4 कितना जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1 और एक कैरी, ये हो गया 22। इधर आपका x प्लस 5.85 है, तो अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 22.85 माइनस 5.85, x इक्वल टू, माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा आपका 0, 8 में से 8 जाएगा 0, और 22 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा 17 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से यक्स की जो वैल्यू आएगी ये कितना रही है 17.00। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे दोनों का जो मास होगा, यानी दोनों पदार्थ की मात्रा जो होती हैं वो दोनों तरफ सेम होती है। देखा जाए 17 ये हो जाएगा, 17 5 22, 22.85, इसको भी आप जोड़ेंगे तो 22.85 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक, तो स्थिर अनुपात का नियम या फिर स्थिर संगठन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम का प्रतिपादन 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया गया। यह नियम यह बताता है कि कोई भी यौगिक होगा उसमें कितनी मात्रा में द्रव्यमान उपस्थित है। यदि हम प्राउस्ट के नियम की बात करें तो प्राउस्ट का नियम अर्थात इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम उदाहरण लेते हैं या जो भी हम एग्जाम्पल दें आपको, जैसे हम बात करें वर्षा जल की, तो वर्षा जल का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। अब वही बात करें हम नदी का जल, तो वो भी क्या होता है, H2O होता है। अगर हम बात करें पोखरे या तालाब का जल, तो वो भी क्या होता है, H2O होता है। तो कहने का मतलब जो इसमें अनुपात है जल में, चाहे वो नदी का हो, चाहे झरने का हो, चाहे समुद्र का हो, कोई भी हो, अगर जल है तो उसमें जो अनुपात होगा वह दो संबंधित एक का ही होगा। तो इस तरीके से प्राउस्ट ने यही बताया कि आप कोई भी यौगिक प्राप्त कर रहे होते हैं किसी भी स्रोत से, जो जितना द्रव्यमान पहले है, मतलब जो द्रव्यमान वहाँ है वही द्रव्यमान वहाँ भी होना चाहिए उस यौगिकों या उस तत्वों या उस परमाणुओं के मध्य में। जैसे हमने देखा वर्षा का जल H2O, दो संबंध है।
नदी का जल उसमें भी H2O, दो संबंध एक। पोखर या तालाब का जल उसमें भी H2O, दो संबंध एक। तो इस तरीके से ये स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। ओके, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो एग्जाम्पल जैसे हमने लाइमस्टोन को गर्म कर रहे हैं, तो लाइमस्टोन का सूत्र क्या होता है? लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इसको हम गर्म करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कोयले को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो भी हमको क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं CO2 और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप CO2। तो इस तरीके से और भी हम एग्जाम्पल लें, कैल्शियम कार्बोनेट को हम किससे करा दें अक्रिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो आप इसमें भी देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक कार्बन दो ऑक्सीजन। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान इसका होगा। यहाँ पर हमने क्या किया कि कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन को हमने क्या किया? गर्म किया, तोड़ा है। तो उसमें भी हमारा जो यौगिक प्राप्त हुआ वो CO2 प्राप्त हुआ। तो इस CO2 का द्रव्यमान, अगर हम दोनों के द्रव्यमान की बात करें, 12 12 12 16 9 32 44, कितना होगा? 44 होगा। और इसकी भी बात करें तो 12 और 32, ये भी आपका कितना जाएगा? तो 44 होगा। तो द्रव्यमान दोनों का सेम प्राप्त हो रहा है, लेकिन स्रोत जो है दोनों का अलग तरीके से, अलग वे में है। इसको हमने कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित करके प्राप्त किया और यहाँ पर हमने जो है कार्बन को जला करके प्राप्त किया। तो इस तरीके से वे हमारा क्या है? बदला है। रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। तो उसी तरीके से हमने आपको जल का एग्जाम्पल बताया, चाहे समुद्र का जल ले लीजिए, चाहे नदी का जल ले लीजिए, चाहे झरने का जल ले लीजिए, सबका सूत्र क्या होता है? जल का एक ही होता है, H2O। उसी तरीके से हम यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया और कार्बन को जलाया, तो दोनों में हमको कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड दोनों भी प्राप्त हुआ। तो दोनों का जो एटॉमिक नंबर है यानी द्रव्यमान संख्या है जो प्राप्त हो रही है वो आपकी 44 प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से वे अलग अलग हों लेकिन जो यौगिक प्राप्त हो रहा है उसमें जो तत्वों का अनुपात आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आपका स्थिर अनुपात के नियम का क्लियर हो गया। ओके, ठीक। तो अब हम तीसरे नियम की बात करें। रासायनिक संयोग के तीसरे नियम में गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम ये रासायनिक संयोग का तीसरा नियम है। इस नियम का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में बर्जिलियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 1803 ईस्वी में बर्जिलियस के द्वारा किया गया। तो बर्जिलियस ने ये बताया कि जब दो तत्व आपस में मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं वे जो है एक सरल अनुपात में होते हैं। ये तो परिभाषा हो गई बर्जिलियस के द्वारा। बर्जिलियस का कथन हो गया। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हम देखें बर्जिलियस ने यही बताया कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो उनका एक निश्चित अनुपात होता है, संगठन होता है, द्रव्यमान होता है। और वही तत्व, वही द्रव्यमान, वही यौगिक जो बने हैं वो किसी दूसरे से जब संयोग करते हैं तो पहले जो अनुपात में थे उसी अनुपात में वो दूसरे से भी रहेंगे। कहने का मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन
बनाया क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो तीसरा तत्व यानी तीसरा जो पदार्थ बना है, ये तीसरा पदार्थ इसमें से किसी एक से संयोग करेगा तो CO प्लस O इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर अगर आप अनुपात देखें तो 12:16 और यहाँ पर देखें तो 12:32। तो इस तरीके से ये देखा जाए तो 12:16 ये हो जाएगा 3/4। इसको जब हम बात करेंगे तो 3:8। तो इस तरीके से यह और यह एक हो गया और ये जो है दुगुना हो गया, क्योंकि यहाँ पर मात्रा भी ऑक्सीजन की क्या हो गई, पहले की अपेक्षा 2 बनी। तो इस तरीके से ये सरल अनुपात में होते हैं।